हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है और साथ ही पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए, जब किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं, यानी उनके बीच समझौता होता है कि उनके द्वारा किसी भी व्यवसाय का कहने का यहाँ मतलब है कि वह व्यवसाय वैध भी होना चाहिए, यानी लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि उनके द्वारा किसी वैध व्यवसाय का संचालन किया जाएगा और उसमें जितने भी पार्टनर होंगे सभी मिलकर उसमें कैपिटल लगाएंगे, यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें पैसा लगाएंगे और साथ ही उस व्यवसाय से जो भी लाभ या फिर हानि होगा उसे वे लोग आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, 1932, वह पार्टनरशिप के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि पार्टनरशिप का जो संचालन होता है वह सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर अगर चाह रहा है कि हम दूसरे पार्टनर के बदले हम खुद ही व्यवसाय का संचालन करें, तो वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल लीगल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय का संचालन सभी पार्टनर के द्वारा किया जा सकता है या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर के द्वारा भी किया जाता है। और देखिए, पार्टनरशिप के बारे में जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप में जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टनरशिप में शामिल होता है तो उसे व्यक्तिगत रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। और जब एक साथ वह जितना भी पार्टनर है वह सब मिल जाता है तो वह क्या कहलाएगा, फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन होगा उसे फॉर्म का नाम कहते हैं। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप है, ठीक है, एक पार्टनरशिप है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण हुआ, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि बहुत सारे पार्टनर हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टनर हैं। तो देखिए, इनके व्यक्तिगत रूप को, यानी हर एक व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। और जब इन सारे लोगों को एक साथ संबोधित किया जाएगा तो अब इन्हें क्या कहा जाएगा, फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, फॉर्म कहा जाएगा। और इस फॉर्म का, यानी कि यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म का जो नाम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्म का नाम कहेंगे। ठीक है, यानी जब किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्ट करते हैं तो उस व्यवसाय का कुछ ना कुछ हम नाम रख देते हैं तो उसे ही फॉर्म का नाम कहा जाएगा। एक साझेदारी फॉर्म में साझेदारों द्वारा इसे स्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है, अतः साझेदारी की अनिवार्य एवं, अब देखिए यहाँ पे विशेषता दे रखा है। ठीक है, आप लोग का साझेदारी का विशेषता क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिप का जो विशेषता है वह दिया हुआ है कि इस पार्टनरशिप में दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्तियों का साथ आना है। ठीक है, कम से कम इसमें कितने होने चाहिए, दो होना चाहिए। उसके बाद अनुबंध या फिर समझौता। अब देखिए, साझेदारों दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या तो अनुबंध होना चाहिए या समझौता होना चाहिए जो व्यवसाय को चलाते हैं और वे लाभ हानि को बांटते हैं। व्यवसाय चलाने तथा आपसी संबंधों के लिए समझौता साझेदारों के बीच एक आधार होता है, और यह नहीं है कि साझेदारों के बीच लिखित समझौता ही हो, यह समझौता उनके बीच मौखिक भी हो सकता है। मौखिक और लिखित दोनों समझौता को हम लोग वैध मानेंगे पार्टनरशिप में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि विवादों से बचने के लिए हम लोग लिखित समझौता को ज़्यादा बेटर मानते हैं। ठीक है,
ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम लोग लिखित समझौता को। लेकिन अगर पार्टनरशिप में मौखिक समझौता भी हुआ है तो वह भी वैध है, यानी वैलिड वह भी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि व्यवसाय समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो पार्टनर हैं वह उनके बीच जो समझौता हुआ है वह किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति मात्र सह स्वामित्व से स्वतः साझेदारी का गठन नहीं होता है, यानी कोई अकेला व्यक्ति स्वयं पार्टनरशिप का गठन नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ वही एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए कोई व्यवसाय का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उनके बीच किसी तरह का समझौता हुआ है पार्टनरशिप के अंतर्गत तो वह व्यवसाय से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। उसके बाद है कि पारस्परिक अभिकरण। अब देखिए, पारस्परिक अभिलेखन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। कि साझेदार का एक व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक है। व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत हैं। सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है, यानी जितने भी फॉर्म में पार्टनर हैं उनके बीच क्या होता है कि पारस्परिक एजेंसी होता है, ठीक है। और वह एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बदले काम कर सकते हैं। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता भी है, यानी कि वह खुद तो व्यवसाय चलाएंगे और दूसरे पार्टनरों के लिए वह एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। वह अपने काम के द्वारा दूसरों को फर्म के व्यवसाय के हित में आबद्ध कर सकता है तथा दूसरों के कामों में उनके साथ संबद्ध हो सकता है, यानी कि वह दूसरे के काम के बदले खुद काम कर सकता है और अपना काम भी वह कर सकता है, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप में अगर 5 पार्टनर हैं और वह चाह रहे हैं कि उसमें से कोई एक पार्टनर अगर उस व्यवसाय के संचालन में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है तो वह उस पार्टनर के बदले बाकी जितने भी फॉर्म में पार्टनर बचेंगे उन सब के द्वारा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यही म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का लास्ट पॉइंट ही है। अब देखिए लाभ का विभाजन। अब देखिए यहाँ क्या है कि साझेदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि साझेदार के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभ और हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं उनके बीच अगर एग्रीमेंट हुआ है तो यह जो पार्टनरशिप है उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उनके बीच एग्रीमेंट उस चीज़ को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के विवरण में साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। यानी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसमें यह बताया जाता है कि पार्टनर जो है वह लाभों को किस रेशियो में बांटेंगे और उसमें हानि भी हो सकती है, वह हानि को भी बांटने के लिए समझौता करते हैं। उसके बाद है कि साझेदारी का उत्तरदायित्व। अब देखिए पार्टनरशिप का क्या उत्तरदायित्व होता है, तो प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदार के साथ तथा स्वतंत्र रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि फर्म के जितने भी पार्टनर हैं वह फर्म में अगर कोई काम होगा तो वह सभी पार्टनर उस काम के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक कि वह एक साझेदार है, और यह तब तक वह पार्टनरशिप फर्म में उत्तरदायी एक पार्टनर को माना जाएगा जब तक कि वह जो पार्टनर है वह फर्म में एक पार्टनर के रूप में काम करते हैं। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। अभी देखिए यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनका जो दायित्व होता है वह सीमित होता है या फिर असीमित होता है। तो पार्टनरशिप में आप लोग याद रखिएगा कि जो पार्टनर का दायित्व होता है वह क्या होता है, असीमित होता है, ठीक है। असीमित होता है यानी अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर का जो दायित्व है वह कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबद्ध होती है तथा उनकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण को चुकाने के लिए आबद्ध होती है। अब देखिए जैसे कि एक पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखा कि जो पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर उनके व्यक्तिगत अगर ऋण को चुकाने के लिए अगर उनके व्यक्तिगत संपत्तियों को अगर लाया जाए तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां भी ऋण को चुकाने के लिए जिम्मेवार होंगी, ठीक है।
तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप को देखा और साथ ही पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं हैं इसको भी हम लोगों ने देखा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो जैसे अगर ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि पार्टनरशिप की विशेषताएं, ठीक है, पार्टनरशिप की विशेषताएं, और नीचे ऑप्शन में दे दिया कि दो या फिर दो से अधिक साझेदार, एक दे दिया सीमित दायित्व, ठीक है, सीमित दायित्व, दूसरा दे दिया असीमित दायित्व। ठीक है, तो इसमें से अगर ऑड बोलेगा चुनने के लिए तो क्या हो जाएगा, सीमित दायित्व। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। और जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फिर इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले चैप्टर का देखा था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़िए, आप लोग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और खुद से भी अपना पढ़ाई कीजिए। आप लोग के पास जो भी बुक है, ठीक है, तो हम इस तरह के वीडियो कुछ आप लोग के लिए लाते रहेंगे और कुछ एमसीक्यू भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड को। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।